Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal with my co-anchor Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ गौरा। Thank you, Amit. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices snapped their two-day winning streak. Sensex falls 401 points. Nifty holds 26,000 level. Prime Minister Narendra Modi hails the implementation of the 4 labour codes. Says it is one of the most comprehensive and progressive labour-oriented reforms since independence. And global crude oil prices fall over 1.5%. आर्थिक सुर्खियों में 2 दिनों की तेजी के बाद घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 401 अंक लुढ़का, निफ्टी 26,000 के स्तर से ऊपर दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 श्रम कोड लागू होने पर प्रसन्नता जताते हुए इसे स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा सुधार बताया और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1.5% से अधिक की गिरावट। Listeners, before we begin, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद घरेलू शेयर सूचकांकों में आज गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% के नुकसान से 401 अंक गिरकर 85,232 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% की गिरावट से 124 अंक गिरकर 26,068 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में भी मंदी का ही दौर रहा। दोनों सूचकांकों में 1.3% का नुकसान दर्ज हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, snapped their two-day winning streak. The Sensex shed 401 points to close at 85,232, while the Nifty dipped 124 points to settle at 26,068. Both the indices ended around 0.5% down after a choppy trading session. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also closed in negative territory. The mid-cap index as well as the small-cap index both dropped 1.3% each. सेंसेक्स पैक की 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में आज गिरावट रही। नुकसान वाले प्रमुख शेयरों में टाटा स्टील 2.6%, बजाज फाइनेंस और एचसीएल टेक दोनों में 2.3% की गिरावट रही। बजाज फिनसर्व में भी 2% का नुकसान हुआ। बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में मारुति 1.2%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.8% और टाटा मोटर्स 0.7% की बढ़त बनाने में कामयाब रहे। Across sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended in the negative territory. Among the key decliners, metal slipped over 2.3%, realty dipped 1.9%, and capital goods decreased 1.8%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,898 companies declined, 1,278 advanced, and 162 remained unchanged. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 79 पैसे की बड़ी गिरावट से अब तक के सबसे निचले स्तर 89 रुपये 49 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 100.3 के आसपास दर्ज हुआ। कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। पुनीत, बाजार की अगर ओवरऑल देखें, खासतौर पे शेयर बाजार के बारे में, तो पूरे सप्ताह भर के आंकड़ों में तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाता है, लेकिन बाजार में आज मुनाफा वसूली हुई या कहीं ना कहीं निवेशकों ने अपने सौदे हल्के किए, क्या आंकलन किया जाए? अमित, देखिए, बाजार को यदि हम नजर डालें तो करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई पर, रिकॉर्ड
पीक पर इस वक्त जो इंडिसेस हैं वो चल रहे हैं। हालांकि जो विश्व के बाजार हैं पिछले कुछ दिनों तक वहां पर हमने कमजोरी देखी, तो अमेरिकी बाजार जो अब तक काफी बढ़त में थे, वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी प्रॉफिट बुकिंग हुई है पिछले 2-3 दिनों में और अच्छी गिरावट हुई है। और ज्यादातर अगर हम देखें तो जो रिस्क एसेट्स हैं, यानी स्टॉक मार्केट की बात करें, और बहुत बड़ी गिरावट बिटकॉइन में जो क्रिप्टो करेंसीज है वहां बहुत बड़ी गिरावट आई है, 30 से 40% की गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि जो रिस्क ऑफ एक सेंटिमेंट है पूरे विश्व के बाजारों में, उसका असर भारत के बाजारों पर आज पड़ा। हालांकि मैं ये कहूंगा कि यदि हम बाहर के पुल बैक देखे इंडिसेस में, तो भारत में अभी भी बहुत कम गिरावट आई है और बहुत मामूली एक पुल बैक था इंडिया में। पर डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि कुछ इन्वेस्टर्स टुक सम मनी ऑफ द टेबल। आपने कहा बहुत कम गिरावट आई है। जो बाजार, खासतौर पे अगर सेंसेक्स हम निफ्टी दोनों की हम बात करते हैं, तो उनका जो स्तर है, क्योंकि वो लगातार भरोसा जगा रहे हैं और इतने उच्च स्तर पर आने के बाद हल्की फुल्की मुनाफावसूली तकरीबन अगर 0.5% की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर साप्ताहिक तौर पे देखें तो साप्ताहिक तौर पे फिर भी कुल मिला के अभी भी बाजार बढ़त पे है। क्या उम्मीद जगाते हैं? और अगर हम सेंसेक्स की जो बाकी जो पैरामीटर्स है उसको हम बात करें, देखिए मेटल क्षेत्र में आज बड़ी गिरावट है, रुपया में तो ऑल टाइम लो है, 90 रुपए के आसपास डॉलर पहुंच गया है। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है या इसको किस तरह से एक आकलन करेंगे? बिल्कुल, तो आपने अगर हम हेडलाइन नंबर्स देख रहे हैं, यानी बड़े इंडेक्स सेंसेक्स निफ्टी देख रहे हैं, तो वहां पर हमें लगता है कि बाजार में बहुत गिरावट नहीं है, अब करीब करीब रिकॉर्ड स्तर जैसे मैंने कहा उस पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मार्केट की तरफ देखें, जो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं, वहां पर काफी बड़ी गिरावट है और करीब मेरा अनुमान यह है कि 10% से ज्यादा वहां पर इंडेक्स में गिरावट है ऊपर से, पीक लेवल से। और यदि ज्यादातर हम स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स को देखें तो वहां पर 30 to 40% डिक्लाइंस भी हैं जो पॉपुलर स्टॉक्स थे उसके अंदर। तो व्यापक बाजार में, ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो काफी ऑलरेडी पुल बैक हुआ है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अभी उतना पैसा बाजार में नहीं डाल रहे। तो जो रिस्क ऑफ, जैसे मैंने पहले बात करी, वो रिस्क ऑफ हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में। जो हेडलाइन इंडिसेस हैं, यानी जहां पर 5 या 10 कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, उनका असर बहुत ज्यादा होता है, उस सेगमेंट में हमने पुल बैक नहीं देखा, उस सेगमेंट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं देखी है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में, पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम में, हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग देखी है, कमजोरी देखी है वहां पर। Right. Puneet, just doing a little zoom out, it's good that over the past few years we are seeing that conversations, and we are really talking about retail investors as, I think, a segment to be counted upon, spoken about, discussed about. Role of FIIs. I know there's been volatility in the market, but and over the past year, this 2025, an uneven year across markets, and I think an uncertain year politically also. Do you think that FIIs are somewhere tweaking their behavior? Do you see a changing pattern emerging? Clearly, I think if you look at the past 3-4 years, like you mentioned, there's a significant change in power equation, I would say, in Indian markets, where earlier, over the last 20 years, FIIs were the dominant force and they used to decide which way the markets would go through their buying and selling. In last post-COVID, post-2020, we saw the retail investors in India, they kind of took charge. And while we have seen FIIs constantly selling, and in fact, I've looked at the recent numbers, FIIs in the current year, their net sales have exceeded 1 lakh crores. Whereas the counterweight has been the retail investors. Right. Interestingly, the number of retail investors pre-COVID was approximately 2.5-3 crore retail investors were registered with the markets. Today, that number is closer to 20 crore people. So it's gone up by 6 times in last 3-4 years. We find people not only from the major metros, but across India, in tier 2, tier 3, in non-metro cities, they have been participating. So clearly, I think the leadership has been taken by retail investors through directly in the markets and through mutual funds to a large extent. So that force is significant. However, how long we can continue to keep that momentum going, against this significant selling by FIIs, that is the question. But right now, I think, and another important factor is that FII holding in Indian companies has now fallen to a 14-year low. Recently, in fact, that is the data as per October. So definitely retail investors are right now in the forefront. Right. So there are different power centers as it's happening across. It's a multi-polar world. It's also different power centers emerging in the Indian market. And therefore, FIIs, of course, are
more dictated by geopolitical situations, what is happening in overseas markets. And usually we used to call it hot money, if you remember, and we used to be unreliable money. It can come in fast, go out fast. On the contrary, retail investors are more stable group. They do not pull out money in a very big way because they don't have any other markets to invest in. So my own sense is that while we will see pressures emanating from FI selling on Indian market, but the fact that domestic investors are now holding such a large chunk of investments, that gives us certain stability, which is not seen in many other markets. Right. So India, because of this sheer power of retail investors, I think we are kind of outperforming the global markets. So just a small question on retail investors before I request Amit to come in. The headspace for growth for retail investors, still a lot of headspace left for that growth? I think so. If you really look at the way what proportion of Indian domestic savings are still going into stock markets, that is relatively lower as compared to developed markets. So as our economy becomes bigger, we go from $5 trillion to $10 trillion and onwards. My sense is not only the amount will go up, it is the proportion, the amount of the percentage of household savings being, I would say being invested in the markets would also go up. So yes, there is a significant headroom to grow further, but I would say that we have seen such a rapid growth in recent years. There will be some consolidation. Maybe after a year or so, we'll see this growth resume. पुनीत, वहीं से जहां गौरव ने अपनी बात खत्म करी थी वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा. जिस तरह से आपने अभी बताया कि अभी भी खुदरा निवेशकों, छोटे निवेशकों के लिए बहुत अवसर हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं. क्या हम मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट चल रही है, जिस तरह से आपने बताया कि उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, क्या ये एक अवसर देता है उनको? क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, सेंसेक्स का डेटा देखा जाता है, निफ्टी का डेटा जाता है, जहां चुनिंदा कंपनियां, सेंसेक्स में अगर 30 कंपनियां तो निफ्टी में 50 है. लेकिन अगर हम वहीं पे मिड कैप और स्मॉल कैप की हम बात करते तो वहाँ एक बड़ा माध्यम है, बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी है. क्या वहाँ पे निवेश करना इस समय, जबकि उनकी वैल्यूएशंस कुछ बेहतर हुई हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पकड़ में है, क्या अभी उसमें निवेश करना उचित होगा? अमित, देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ऐसे मौकल में, जो मौकल है जहाँ पर इंडेक्स बहुत ऊपर चल रहे हैं, शेयर्स कहीं नीचे चल रहे हैं, और नॉट ओनली दीज 5-10 कंपनीज जो सेंसेक्स और निफ्टी में है, काफी बड़े पैमाने पे आप देखेंगे आईपीओ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो आई हैं, जो अभी इंडेक्स का पार्ट नहीं है, और वहां पर निवेश जो रिटेल इन्वेस्टरों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, और बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, बिकॉज वहां अभी नया पैसा लगा है, क्या वहां पर रिटर्न्स आती हैं, और आगे आने वाले समय में आईपीओ मार्केट पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि ये पूरा एक नया आयाम है बाजारों का, नई डायमेंशन है बाजारों की, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर का पैसा ना सिर्फ निफ्टी या सेंसेक्स की कंपनीज में, जो एक ट्रेडिशनल लार्ज कंपनीज थी, ना सिर्फ उनमें गया है, जो नई एज की कंपनीज हैं, जो आईपीओ जिसमें आ रहे हैं अब, और वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत बड़ी कंपनीज है. देखिए, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उससे ज्यादा का मार्केट कैप है कई कंपनीज में जी. तो ये पूरा एक इवॉल्विंग सिचुएशन है. काफी ये वॉलेटाइल थोड़ा है, थोड़ा अनसर्टिनिटी रहेगी, क्योंकि अचानक इतना एक्सपोजर देखा है हमने, पर मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगले 1 साल में ये स्टेबलाइज होगा. तो आपका जो सवाल था कि क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, मुझे लगता है जहां अच्छी कंपनीज हैं, जहां अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, देखिए वो स्पेकुलेटिव उसमें ना जाए, ये एकदम क्विक. सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट का, मैं आपको अपने अनुभव से बात बता सकता हूँ कि लॉस होने का कारण एक ही होता है कि हम जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं. एक इच्छा होती है, लगता है कि आसान है यहाँ पैसा बनाना, जल्दी पैसा बनाना है, उस भावना में ना जाएं, आराम से इन्वेस्ट करें, देख करके इन्वेस्ट करें. अभी मुझे लगता है बहुत स्कोप है, लेकिन हमें कैपिटल खोना नहीं है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में. तो रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान रखना है कि उसको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इन्वेस्ट करना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट. इसी से जुड़ा एक और छोटा सा बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि क्या चूंकि आईपीओ मार्केट में भरमार है और आईपीओ मार्केट्स में कुछ एक कंपनियों के शेयरों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, क्या उसका असर मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनियों पे भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल. देखिए, जब भी आईपीओ मार्केट में बहुत बड़े इश्यूज आते हैं तो सारा पैसा जो रिटेल मार्केट से है वो उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाता है.
तो हम देख रहे हैं कि जब आईपीओ के एकदम सैलाब आया पिछले दिनों और वहां बहुत ज्यादा बड़े बड़े इश्यूज आए, तो पैसा रिटेल मार्केट से निकलकर उस तरफ डाइवर्ट हो गया और उस वजह से भी हम कमजोरी देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में। तो ये सब एक फोर्सेज हैं जो मार्केट को डिफाइन कर रही हैं अभी, पर देखिए मुझे लगता है 6 महीने से साल भर में ये सेटल होगा। अब रुपए के बारे में अगर बात करें, तकरीबन 90 रुपए का डॉलर हो चुका है। ये कितनी चिंताजनक स्थिति है, या कौन सा वो कारक हैं जो रुपए पे दबाव बना रहे हैं? देखिए रुपए पे एक तो ग्लोबल फैक्टर्स ज्यादा हैं, बिकॉज डॉलर इंडेक्स जो 97-98 आ गया था नीचे में, वो वापस बढ़कर 100 के ऊपर चला गया है। तो विश्व भर में देखें तो येन में हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी है। डॉलर येन अब जो है, जो 145 चल रहा था, वो अब 156-157 हुआ, और ऐसा आशंका है कि जापान में और प्रेशर आ सकता है करेंसी के ऊपर। साथ में हम देख रहे हैं कि जो अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ यूएस इंडिया ट्रेड इश्यूज, हम वहां पर एक्सपोर्ट्स में थोड़ा प्रेशर है और वहां भी थोड़ा रेमिटेंसेस जो है वो कम है। तो कुल मिलाकर ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो रुपये को दबाव डाल रहे हैं। आरबीआई ने एक बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिसी ली है। आरबीआई, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कम है, देखिए जब भी रुपया गिरेगा डॉलर के बनस्पत, तो आप देखेंगे वो इन्फ्लेशन को बढ़ाने की चेष्टा करता है, क्योंकि अगर आप रुपया कमजोर होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अभी क्योंकि हमारे पास हेडरूम है इन्फ्लेशन को लेकर, इन्फ्लेशन बहुत नीचे स्तर पर है, ऑलमोस्ट जीरो लेवल के आसपास है, तो आरबीआई के पास ये स्कोप था कि वो रुपए को थोड़ा डिप्रिशिएट होने दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने थोड़ा रुपए को डिप्रिशिएट होने दिया। 90 के आसपास जो है वो कंफर्ट लेवल है, हमें उसमें चिंता का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें पैनिक की जरूरत है, क्योंकि हमारे इन्फ्लेशन हमको वो स्कोप दे रहा है कि हम थोड़ा डिप्रिसिएशन जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं भारतीय बाजारों के बाद अब एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज गिरावट का ही दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 2.5% के नुकसान से बंद हुआ। जापान के निक्केई और हांगकांग के हैंगसेंग में 2.4% का नुकसान रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में भी लगभग 1% की मंदी रही। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मंदी का दौर रहा। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% से 0.7% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। A look at the US markets. Wall Street ended sharply lower on Thursday, reversing an earlier rally fueled by a chip giant's earnings report, which faded later. Among the major indices, the tech-heavy Nasdaq Composite Index shared over 2.1%. The S&P 500 fell around 1.6%, and the Dow Jones Industrial Average lost more than 0.8%. On the economic front, the September jobs report, delayed by the shutdown from the US Bureau of Labor Statistics, showed the unemployment rate edged up slightly to 4.4%. Puneet, your views on, as you said, that the sentiment across international markets has been a little subdued, though we touched a high, and of course today we are balancing it out. Why is that? Why is that trend subdued in international markets? Largely because there are fears that this whole positivity about AI-led rally in risk assets, that is overdone. The valuations are really stretched to some extent. If you see the companies in USA, some of the companies have market capitalization which is exceeding $3 trillion, $4 trillion. Now that is, of course, the rally may be overdone, and there is this apprehension that this rally is now outrun its fundamentals. So some pullback there. And like I mentioned earlier, it is the real significance is in the Bitcoin space. If you see, from $125,000 just a month back, Bitcoin has now fallen to $81,000, almost $80,000. So there's a 35 to 40% pullback in Bitcoin. As we all know, Bitcoin is the riskiest part of the markets. Right. So if you see a fall there, it is telling you that there's a pullback from risk assets right now. And the investors who are who've been investing in those parts of the market are now pulling the money out. Right. You know, when we use the word attractive valuations, can you help us decipher that? Because you said the valuation is in trillions and all, and for us, more the money, more attractive it is. But for a retail investor, what is the meaning of attractive? So valuations, when you buy an asset, let's say you buy a company's shares, usually I look at what is the price earning multiple. That price is the market price I'm paying the multiple times of the annual earnings. So let's say if I'm buying a company at a multiple of 5 times annual earnings, then I would say it's okay. I have 5 years visibility of earnings. But let's in right now, if you look at many companies, the multiples are 50 times. So you are paying 50 times annual earnings of companies to buy shares. I think that is what is overdone. And benchmark usually is, if you look at the average
PE multiples of last 8 years or 10 years. What are those multiples? Those multiples will be 6, 7, 8 times. And right now, market is trading at 50 times. So we get a sense that these are overvalued assets. But if this is across companies, then how does the investor choose? Absolutely. It's a very difficult thing. And therefore, one has to be very wise. One Right. has to be patient, I would Yeah. say. So my sense would be that we wait out for the assets to become cheaper. Consult an expert. Consult an expert. Okay. That is one way. Right. Moving on to our next story. Prime Minister Narendra Modi today hailed the government's decision to implement 4 labour codes in the country. In a social media post, Mr. Modi said these codes will serve as a strong foundation for universal social security, minimum and timely payment of wages, safe workplaces and remunerative opportunities for people, especially for women and youth. He added that this step will help in building a future-ready ecosystem that protects the rights of workers, strengthening the economic growth of the nation. पुनीत, बहुत संक्षेप में अगर इस लेबर कोड के बारे में कुछ भी छोटी सी बात कर जाएं, लेकिन उसके पहले हम सुन लेते हैं एक बाइट. Right. Labour and Employment Ministry said that over the past decade, India has expanded social security coverage, rising from 19% of the workforce in year 2015 to more than 64% in 2025. It stated that the implementation of the 4 labour codes marks the next major step in this trajectory, further widening the social security net and embedding portability of benefits across states and sectors. The ministry said that the 4 new labour codes will guarantee timely minimum wages for all workers, appointment letters for the youth, equal pay and respect for women, social security for 40 crore workers, and gratuity for fixed-term employees after 1 year of employment. These reforms will also ensure free annual health checkup for workers above 40 years of age, double wages for overtime, full coverage health security for workers in hazardous sectors, and guarantee of social justice for workers as per international standards. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi. पुनीत, श्रम कानूनों के बारे में उद्योग जगत की और अगर हम देखते हैं श्रमिकों की, शुरू से हमेशा से बहुत सारी समस्याएं रही हैं. क्या इस तरह के जो अभी कोड हैं जिस पे सरकार काम कर रही है, ये दोनों के आपस में भरोसे को कितना मजबूत करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भरोसा नहीं होगा तो दिक्कतें ज्यादा आती हैं. बिल्कुल. हमें देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत सेंसिटिव स्टेप है. मुश्किल रहा है पॉलिटिकली लेबर रिफॉर्म्स करना. बहुत आपने कहा भरोसा नहीं है कि क्या जो रिफॉर्म्स होंगे हमारे फायदे में होंगे, हमारे खिलाफ होंगे. मुझे लगता है जो कदम उठाया सरकार ने, बहुत अच्छा कदम उठाया है. इसमें सोशल सिक्योरिटी भी है, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस भी है और एम्प्लॉयर्स के लिए भी इसमें काफी सिंप्लिसिटी है. तो मुझे लगता है ये आने वाले समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिफॉर्म है और इसमें आगे और कदम अभी सरकार को उठाने की जरूरत है. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. Moving on to our next story, India and Israel have signed the terms of reference TOR to initiate negotiations for a free trade agreement FTA in Tel Aviv, marking a major step towards deepening bilateral economic cooperation. Speaking on the occasion, Mr. Piyush Goyal said that both countries have agreed to begin work on a comprehensive FTA. He said this is the first crucial step towards facilitating talks to conclude a balanced, comprehensive and mutually beneficial FTA to strengthen and enhance trade, economic and strategic partnership. Israel and India have decided to enter into negotiations for a free trade agreement soon after having executed a bilateral investment treaty. And collectively, the bilateral investment treaty and the free trade agreement will open the doors to greater market access, flow of capital, investments and trade, both in goods and services. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आज बजट पूर्व 12वीं सलाहकार बैठक में शहरी क्षेत्र के हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की. बैठक में आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ साथ वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. बैठक का उद्देश्य केंद्रीय बजट में प्रमुख आर्थिक नीतियों की व्यापक चर्चा और दिशा तय करना होता है. Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw held discussions in Singapore today with companies of the country on their experiences, key challenges and measures to accelerate the movement of equipment and materials. Mr. Vaishnaw also held discussions on skilling of technicians and engineers for semiconductor projects with officials of MTI. 14 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब 50 करोड़ डॉलर बढ़कर 692 अरब 50 करोड़ डॉलर हो गया. इस दौरान स्वर्ण भंडार 5 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 106 अरब 80 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 15 करोड़ 20 लाख डॉलर की बढ़त से 562 अरब 30 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गई. विशेष निकासी अधिकार में भी 5 करोड़ 60 लाख डॉलर की बढ़त हुई और यह 18 अरब 65 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी केंद्रीय बैंक की स्थिति में 80 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़कर 4 अरब 78 करोड़ डॉलर के आसपास
हो गया। पुनीत, जिस तरह से अभी इसके पहले भारत इजराइल की बात थी, वहां पे जो अगर मुक्त व्यापार समझौता होता है और इजराइल हमारा बहुत बड़ा सामरिक साझेदार भी है, व्यापारिक साझेदार बनने की कदम पर है, और इजराइल की जो तकनीक है कम से कम देश में आधे से ज्यादा लोग उसके कायल जरूर होंगे। जरूर अमित। तो इजराइल के साथ भारत के जो संबंध हैं पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं। अब वो एक ऐसा हमारा मित्र रहा है जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। आपने कहा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में, और अब जो बिजनेस क्षेत्र है उसमें भी बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हैं भारत के लिए। हमने देखा है कई सॉफ्टवेयर कंपनीज, IT कंपनीज खास तौर से उसका काफी हमारा समावेश है उनके साथ। तो मुझे लगता है ये एक एग्रीमेंट है जो काफी भारत के लिए भी और इजराइल के लिए भी काफी बेनिफिशियल होगा। ये अनछुआ पहलू था जो भारत का इजराइल के साथ व्यापार उतना बड़ा नहीं था, जबकि तकनीक के मामले में अगर मैं विशेष तौर पे तकनीक का जिक्र जरूर करूंगा कि तकनीक के मामले में इजराइल की जो तकनीक है, चाहे वो टेलीकॉम तकनीक हो, चाहे वो डिफेंस तकनीक हो, वो बहुत उन्नत है। बिल्कुल। और देखिए वो इवन वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूएस भी है, वो एक्नॉलेज करता है ये बात कि टेक्नोलॉजी में जो इजराइल की जो एज है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है ये समय है भारत के लिए उसका जो हमारे रिलेशन है उनको फर्दर ले जाने का और उसका फायदा उठाने का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेन वोंग के साथ 16वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर चल रही वार्ता बहुत जल्द सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, अनुसंधान और नवाचार, अंतरिक्ष और ऊर्जा सहित व्यापार के बेहतर होते आंकड़े खुद ही सब बयां कर रहे हैं। Global crude oil prices fell today, marking a third straight session of declines. Brent crude was trading over 1.6% down at $62 and 34 cents per barrel, while WTI crude was trading over 1.9% down at $57 and 86 cents per barrel when reports last came in. Puneet, this trend of declining prices, your views? So oil of course has been a surprise package because lately, like you mentioned earlier, there are a lot of geopolitical situations, and earlier this would have led to a spike in oil prices, but significantly oil prices have been very soft, probably because of softer demand and also because of the excess production by OPEC countries. So my guess is that oil is going to be soft in prices, and which is very good for India really. Right. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 0.4% up at 1,23,680 rupees per 10 grams. Silver was trading 1.8% down at 1,51,990 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 0.3% की मजबूती से 1,23,144 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1.9% की गिरावट से 1,51,239 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार करती नजर आई। पुनीत, अगर वैश्विक बाजारों की बात करें, घरेलू बाजार की बात करें, सोना किस लेवल से कहां पे आ रहा है और चांदी अगर 1,72,000 के आंकड़े के बाद अब 1,52,000 के आसपास अगर रहती है, अभी वो कौन से कारक है? क्योंकि सोने और चांदी में अभी भी ऐसा कहते हैं कि काफ़ी मजबूती या काफ़ी तेज़ी कहीं ना कहीं दबी हुई है, और कुछ लोगों का शायद ऐसा भी आकलन है कि मार्च में हम चांदी का स्तर 2 लाख से पार हो जाएगा। आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि चांदी का स्तर 2 लाख पहुंचेगा, या वो तो एक बहुत बड़ी आंकड़ा है, लेकिन मुझे लगता है भी सोने और चांदी में तेज़ी बनी रहेगी। 2 कारण है। पहली कारण ये कि जो एक तो रुपये का जो थोड़ा डिप्रिसिएशन हुआ है वीजा वी डॉलर, और क्योंकि हम गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करते हैं डॉलर में, तो जब भी रुपये डिप्रिशिएट होता है विजा वी डॉलर तो इनका रेट बढ़ता है। तभी आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में गोल्ड बढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा डाउन था। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखें यूएसए में, मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में अभी मजबूती बनी रहेगी शायद आने वाले समय में। पुनीत, कार्यक्रम आने और हमारे श्रोताओं को इतनी सरल जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Absolutely. Thank you, Puneet. Wonderful to have you on the program. A quick look at the headlines before we close. Benchmark domestic indices snapped their 2-day winning streak. Sensex falls 401 points. Nifty holds 26,000 level. Prime Minister Narendra Modi hails the implementation of the 4 labour codes. Says it is one of the most comprehensive and progressive labour-oriented reforms since independence. And global crude oil prices fall over 1.5%. And that's all for today. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.